नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और अभी तक जो संविधान से आपको अध्ययन मैंने कराया है वो मैंने करा दिया है आपको संविधान सभा का। और अब हम अध्ययन करेंगे संविधान के भाग 1 का। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, ये तो इस समय आपको पता होगा कि इस समय अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग जो पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वो पढ़ेंगे आज संविधान के भाग 1 का। जो संविधान का भाग 1 है उसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो हमारे संविधान में हमारे देश को यूनियन कहा गया है। अगर हम यूनियन को समझना चाहते हैं तो हमें 2 अन्य कॉन्सेप्ट्स भी समझने पड़ेंगे। एक तो आपका यूनियन हो गया, यूनियन। दूसरा है फेडरेशन। और तीसरा है कन्फेडरेशन। तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए, एक तो यूनियन, दूसरा फेडरेशन और तीसरा कन्फेडरेशन। ये जो कन्फेडरेशन होता है, कन्फेडरेशन में कई राज्य या कई देश आपस में मिलकर एक संघ बना लेते हैं, लेकिन इस संघ का निर्माण कुछ शर्तों पर होता है। यानी कि जो देश जुड़े होते हैं वो एक निश्चित शर्तों पर आपस में जुड़े होते हैं और जब चाहें वो राज्य या देश अलग हो सकते हैं। यानी कि कन्फेडरेशन एक ऐसा संघ है जिसमें राज्य जब भी चाहें अलग हो जाए, लेकिन फेडरेशन में राज्य अलग नहीं हो सकते। फेडरेशन में भी कई राज्य आपस में कुछ निश्चित शर्तों के साथ बंधे होते हैं, लेकिन वहां पर यह फेडरेशन स्थायी होता है। जैसे अमेरिका में, जब वहां पर अमेरिका का निर्माण हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण हुआ, तो वहां पर कई राज्यों ने आपस में मिलकर एक फेडरेशन का निर्माण किया। वहां पर इसीलिए राज्यों की सीमाएं नहीं बदल सकती हैं, हर राज्य का अपना संविधान होता है। तो फेडरेशन एक ऐसी इकाई होती है जिसमें विभिन्न राज्य एक कुछ निश्चित शर्तों पर आपस में मिले होते हैं, लेकिन उन राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता है। अब भारत के संविधान में हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इसे यूनियन कहा है। यानी कि हमारे देश को एक इकाई के रूप में ट्रीट किया गया है, हमारे देश को एक इकाई माना गया है जिसमें प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न भागों में बांटा गया है। यद्यपि भाषाई आधार प्रमुख रहा है सदैव से ही, हमारे देश में तो पहले राज्य का निर्माण ही भाषाई आधार पर हुआ था। खैर, लेकिन हम सदैव यही कहते हैं कि यूनियन में एक प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विभाजन होता है राज्यों का। तो हमारे देश को संविधान निर्माताओं ने यूनियन कहा, जिसमें प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों का विभाजन हुआ है। तो यहां पर राज्य आपस में किसी निश्चित शर्त पर जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बटे हुए हैं और इनका कभी भी इनकी सीमा बदली जा सकती है, नाम बदले जा सकते हैं। आप लोग आगे ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन में क्या अंतर है और इसीलिए हमारे देश को यूनियन कहा गया है। अब आप यहां एक और शब्द देख रहे हैं, द यूनियन। अब आप जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माता जो संविधान सभा थी, उसमें वकीलों की बहुतायत थी। वकील हर चीज को निश्चितता के साथ करते हैं,
शब्दों में हेर फेर ना हो उसके साथ करते हैं, तो उन्होंने वहां पर यूनियन के पहले द लगा दिया कि द का प्रयोग आप लोग इंग्लिश भी पढ़ते होंगे, तो वहां पर जहां निश्चितता बतानी होती है वहां पर द का प्रयोग करते हैं। तो यूनियन के पहले द लगाने से यह हुआ कि वो एक निश्चित यूनियन के बारे में बता रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो यूनियन हमारा देश है, भारत है। ठीक है, तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हम लोग यहां पर संविधान के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, यानी कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? 1, 2, 3 और 4। संविधान के भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं, 1, 2, 3, 4। तो उनमें से हम लोग आर्टिकल 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, आर्टिकल 1 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो आर्टिकल संविधान के भाग 1 का जो आर्टिकल 1 है वो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि इसमें संघ का नाम बताया गया है और उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आगे हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 1 के भाग 1 में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। आखिर क्या कारण था कि हमारे संविधान निर्माताओं को हमारे देश के 2 नाम रखने पड़े? देखिए, हमारी संविधान सभा में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और कुल मिलाकर अनेक तरह के लोग थे। अब उनमें से कुछ लोग भारत के नाम पे सहमत थे, कुछ लोग इंडिया के नाम पे सहमत थे, यानी कि हमारी संविधान सभा में सभी लोग किसी एक नाम पे सहमत नहीं थे। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत का नाम भी लिख दिया और इंडिया का भी नाम लिख दिया। इस तरह 2 नाम हमारे देश को मिल गए। क्या मिल गए? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। तो 2 नाम हो गए। अब इस पर क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? यह बनता है कि अगर कभी आपके विकल्पों में आ जाए कि निम्नांकित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है, तो वहां पर अगर एक जगह दिया हो कि भारत जो कि हिंदुस्तान है, इंडिया जो कि हिंदुस्तान है, और तीसरा दिया हो इंडिया जो कि भारत है, और चौथा भारत जो कि इंडिया है, तो वहां पर तीसरा विकल्प इंडिया जो कि भारत है, यह विकल्प सत्य होगा। उसका कारण यह है कि जो हमारा प्रश्न पत्र बनता है वो पहले इंग्लिश में बनता है, उसके बाद उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। तो चूंकि इंग्लिश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, सबसे पहले इंग्लिश में ही लिखा गया था, वो तो बाद में हिंदी में लिखा गया है। तो जो इंग्लिश में लिखा गया है उसमें इंडिया, दैट इज भारत वाक्य है। तो अब चूंकि इंग्लिश जो लोग आपका पेपर बनाते हैं वो पहले इंग्लिश में बनाते हैं, तो सत्य सही क्या होगा? इंडिया, दैट इज भारत। तो चौथा विकल्प जो दिया रहेगा कि भारत जो कि इंडिया है, वो सही नहीं होगा यहां पर। हां, अगर वहां पर केवल एक विकल्प दिया हो भारत जो कि इंडिया हो, और बाकी विकल्पों में हिंदुस्तान जो कि इंडिया है, हिंदुस्तान जो कि भारत है, ऐसे दिए हो, तो वहां पर भारत जो कि इंडिया है वो सही होगा। लेकिन सामान्य रूप से इंडिया जो कि भारत है, ये विकल्प ही सत्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर आपके जो पहले बता चुका हूं मैं आपको, वहां पर यूनियन वाले, जहां पर यूनियन इंडिया को कहा गया है अपने देश को, तो वहां पर अगर ये प्रश्न आ सकता है कि हमारे संविधान में हमारे देश के लिए प्रयोग किया गया है यूनियन, द यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन, तो संविधान में हमारे देश के लिए द यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल यूनियन के लिए नहीं प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर विकल्प में केवल यूनियन दिया हो, द यूनियन न दिया हो, तो आप यूनियन में लगाएंगे। लेकिन अगर द यूनियन दिया है तो द यूनियन लगाएंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है वो पूछ क्या रहा है।
वो संविधान के भाग 1 को पूछ रहा है कि साधारण रूप से पूछ रहा है, तो ये आपकी बौद्धिक क्षमता निर्भर करेगी कि आप क्या समझते हैं उस प्रश्न को पढ़कर। ठीक है, तो इस तरह अब हम आते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 के दूसरे भाग में। संविधान के अनुच्छेद 1 का दूसरा भाग है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अब यहां पर तो पहले तो देख लें अनुसूची, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी और इस समय कितनी है, इस समय 12 हैं। तो पहली अनुसूची तब भी वही थी और पहली अनुसूची अब भी वही है। तो पहली अनुसूची में क्या बताया गया है, पहली अनुसूची में राज्यों का वर्णन है और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। तो अब आप ये याद कर लीजिए कि पहली अनुसूची किस चीज से संबंधित है, राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से, यानी कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है। तो आप ये याद कर लीजिए। तो हमने यहां पर क्या देखा कि संविधान के अनुच्छेद 1 के भाग 2 में क्या है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, यानी कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी जो टेरिटरी होगी वो क्या होगी, उसके बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। ये कहा जा रहा है यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। क्या बताया जा रहा है कि जो स्टेट्स हैं और उनकी जो टेरिटरी होगी उसका वर्णन किसमें होगा, पहली अनुसूची में होगा। यहां पर इसका केवल इतना ही मतलब है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 का भाग 3। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के भाग 3 में दिया हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। तो अनुच्छेद 1 के भाग 3 में क्या दिया हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या दिया जाएगा, राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी कि जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, बिहार है, गुजरात है, पंजाब है, ये यानी कि राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे भारत के राज्य क्षेत्र में। दूसरा क्या होगा, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि मैंने अभी आपको बताया है कि पहली अनुसूची में राज्य भी हैं और संघ राज्य क्षेत्र भी हैं। तो यानी कि इसमें यह बताया गया है कि पहली अनुसूची में जो भी संघ राज्य क्षेत्र बताए गए हैं वो भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। और तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो भी सम्मिलित होंगे। तो पहले हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लें कि राज्यों के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में देख लें। भारत संघ में केवल वो राज्य सम्मिलित होते हैं जो शक्ति में केंद्र के साथ साझीदार है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने अभी बताया, बिहार है, पंजाब है, गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सब भारत संघ में आएंगे। लेकिन भारत का राज्य क्षेत्र भारत संघ से ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि उसमें केवल राज्य ही नहीं आते हैं बल्कि संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं और अन्य जो सम्मिलित किए जाएं वो जिस भी रूप में राज्य वो भी आएंगे। ठीक है, तो यहां पर भारत संघ और भारत का राज्य क्षेत्र, इन दोनों के बीच में अंतर जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब आप ये तो समझ गए हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य तो आते ही आते हैं और पहली अनुसूची अभी मैं आपको बता चुका हूं, उसमें जो संघ राज्य क्षेत्र बताए गए हैं वो भी आते हैं। तो तीसरा है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। मैंने आपको बता दिया है शायद कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जो संविधान बना था, यानी कि प्रारंभिक संविधान जो था, जो बिना संशोधनों के था, उसमें कई ऐसे राज्य क्षेत्र थे जो इस समय भारत का हिस्सा हैं, लेकिन उस समय उन पर प्रभुता नहीं थी, उस पर शासन नहीं था भारत का। जैसे दादर और नगर हवेली, गोवा और दमन दीव, ये जो इलाके हैं इन पर पहले पुर्तगालियों का शासन था। दादर और नगर हवेली तथा गोवा और दमन दीव पर पुर्तगालियों का शासन था, तो ये बाद में हमारे देश में मिलाए गए। इसी तरह पुदुचेरी और चंदनगढ़ जो बाद में, वहां पर फ्रांसीसियों का शासन था, तो ये बाद में
हमारे देश में मिलाए गए। इसी तरह सिक्किम, जहां पर शाही शासन था, चोग्याल का शासन था, यह भी बाद में मिलाया गया। तो यहां पर जब अनुच्छेद 1 के तीसरे भाग के ग में यह बताया गया कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो समाविष्ट होंगे, यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले से ही यह व्यवस्था दे दी थी कि अगर हम भविष्य में कोई नया राज्य क्षेत्र अर्जित करते हैं तो वो भी हमारे देश में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा विस्तार से हम लोग थोड़ा और बाद में बताएंगे, इसके बाद में बताएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, संविधान का अनुच्छेद 1 हो गया और अब संविधान का अनुच्छेद 2।